तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो जंग जारी है उसी से संबंधित एक बड़ी खबर आई है। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। बता आपको ये दें, बड़ी खबर है, अफगानिस्तान का इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक का दावा है। जी हां, पीएम शहबाज शरीफ के दफ्तर के करीब ड्रोन हमला हुआ है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर वर्ल्ड वॉच में हम आपको बता रहे हैं। कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर स्ट्राइक किया है। बताते चलें कि ये स्ट्राइक सुबह 11 बजे के आसपास की गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एयर स्ट्राइक में इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप को हमने निशाना बनाया। पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने की बात भी अफगानिस्तान ने की है। अब उसके शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज सुबह करीब 11 बजे इस्लामाबाद में अफगान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी एयरफोर्स ने दिन के उजाले में इस हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि यह कार्रवाई सीमा पार से हो रहे हमलों के जवाब में की गई थी। हालांकि अफगान तालिबान ने इन हमलों के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा चौकियों को निशाना बनाया, कई पोस्टों पर एक साथ हमले किए। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया, जबकि पाकिस्तान इसे अकारण और उकसावे वाला हमला बता रहा है। पाकिस्तान ने भी बिना देरी किए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने कई अफगान पोस्टों को नष्ट किया, सीमा पर अपने सैन्य दबाव बढ़ा दिए हैं। इस बीच अफगान सैन्य इकाई 201 खालिद बिन वलीद कॉर्प्स के प्रवक्ता ने इस लड़ाई की पुष्टि की है। अफगान सरकार का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 15 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है और इस टकराव में कई पाकिस्तानी मारे गए हैं सैनिक। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पक्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों में अफगान सेनाओं ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने भी कहा है कि इस संघर्ष में 2 सैन्य बेस और 19 पोस्टों पर कब्जा किया गया, जबकि 4 पोस्टों से पाकिस्तानी सैनिकों के फरार होने की जानकारी मिली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और शांति से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। उनका कहना है कि किसी की सीमा रक्षा हर हाल में की जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो तालिबान और जोरदार पलटवार करेगा। यानी दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में अफगान नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की जान बच गई, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि पूरी जनता अपनी सेना के साथ एकजुट खड़ी है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने इस पूरे अभियान को गजब-ए-हक नाम दिया है। पाकिस्तान सेना का दावा है कि अब तक 130 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। अभी की स्थिति यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाइयां जारी हैं और सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाक अफगानिस्तान सीमा पर भीषण जंग से संबंधित ये इस वक्त की तमाम अपडेट्स हैं। अगली खबर चीन से है, जहां पिछले कुछ वर्षों में ड्रैगन यानी चीन ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्रांति ला दी है कि अब पेंटागन भी हैरान है। दरअसल चीन ने अपनी सैन्य ताकत को इस हद तक मजबूत कर दिया है कि अब उसके पास ऐसे हथियार और मिसाइल सिस्टम हैं जो सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके बेसिस को मिनटों में निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि ज़्यादा चिंता अमेरिकी रक्षा तंत्र को चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से है, क्योंकि इन मिसाइलों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। चीन ने केवल मिसाइल ही नहीं बल्कि अपनी नेवी को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना लिया है, जिससे पैसिफिक ओशियन में उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। अगर कभी युद्ध हुआ तो चीन के ये कैरियर किलर हथियार अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो जाएंगे। इन हथियारों की रेंज और स्पीड इतनी अधिक है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट भी इनके सामने असफल हो सकते हैं। दरअसल चीन की DF-17 मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने रास्ते को हवा में बदल सकती है। अमेरिका के पास फिलहाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतनी तेज और दिशा बदलने वाली मिसाइलों को रोक पाए। इसका लक्ष्य सीधे तौर पर गुआम और जापान में मौजूद अमेरिकी बेस हो सकता है। जानकारी के अनुसार
अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन चीन ने इसका तोड़ कुछ इस प्रकार से निकाला है। DF-21D एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे चलते हुए जहाज को डुबोने का भी दम रखने वाला माना जाता है। इसे कैरियर किलर ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अरबों डॉलर के अमेरिकी शिप को झटके में बर्बाद कर सकती है। इस मिसाइल के डर से अमेरिका नेवी अब चीन के तटों के पास आने से कतराती है। और दूसरी ओर चीन का J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-22 और F-35 को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये एक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है जो रडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है। चीन ने इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें से ये चुपके से दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर देता है। पैसिफिक रीजन में अपनी एयर सुपरिटी बनाए रखने के लिए चीन लगातार इन विमानों की संख्या भी बढ़ा रहा है। अब चीन की नेवी के पास टाइप 055 जैसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। आपको बता दें कि यह जहाज दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप्स में से एक माना जाता है। इसमें 112 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स लगे हैं जो एक साथ कई मिसाइलें दाग सकते हैं। ये जहाज न केवल हमला करने में सक्षम है बल्कि चीनी बेड़े की रक्षा करने में भी बेहद कारगर है। इसके अलावा चीन ने ऐसी मिसाइलें भी विकसित कर ली हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बना सकती हैं। अगर चीन ने अमेरिका के GPS या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नष्ट कर दिया तो अमेरिकी सेना अंधी हो जाएगी। बिना सैटेलाइट सपोर्ट के अमेरिका की मिसाइलें और ड्रोन काम नहीं कर सकते। विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन अब तेजी से बदल रहा है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, कैरियर किलर हथियार, 5th जनरेशन की ये फाइटर जेट्स अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती से कम नहीं है। खबर अमेरिका से है जहां ईरान के मसले पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून राष्ट्रपति ट्रंप की नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं हाउस डेमोक्रेट्स ने किसी भी मिलिट्री एक्शन को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि जॉन थ्यून का कहना है कि राष्ट्रपति सुरक्षित सड़कों, अमेरिकी लोगों की जेब में अधिक पैसे और आगे बढ़ने के नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश नीति पर थ्यून ने स्पष्ट किया, राष्ट्रपति हमें उस क्षेत्र और देश में अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। हम परमाणु हथियारों से लैस ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने यह बात कल रात अपने भाषण में कही। मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता का बहुत बहुमत इस बात से सहमत है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के वहाँ जरूरी हित हैं और राष्ट्रपति शक्ति के माध्यम से शांति की नीति अपना रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के पास सही समय पर स्थान पर संसाधन उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर ईरान वार्ता की मेज पर आता है तो संभव है कि कोई समझौता भी हो सके। इस बीच हाउस में डेमोक्रेट नेताओं ने घोषणा की कि जब कांग्रेस अगले सप्ताह फिर से बैठक करेगी तो वे द्विदलीय खतरा मासी ईरान वॉर पावर्स प्रस्ताव पर पूर्ण सदन में मतदान कराएंगे। संयुक्त बयान में डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस बैठक करेगी हम प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय खन्ना मैसी वॉर प्रस्ताव पर मतदान कराएंगे। वहीं डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने परामर्श और अनुमति के बिना किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन असंवैधानिक होगा। बता दें कि अगले सप्ताह इस सदस्य को ये दर्ज कराना का अवसर मिलेगा कि वे कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। जबकि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी जिनेवा में वार्ता भी कर रहे थे। लेकिन शूमर ने कहा है कि प्रशासन को अमेरिकी जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ईरान में उसका लक्ष्य क्या है। ईरान का सामना करने और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की रणनीति स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है। इस बीच सीनेटर जोकी रोसेन और डैब मैककॉमिक ने इंटरनेट ब्लैकआउट और विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बाद तेहरान पर दबाव बढ़ने के लिए बाई पार्टीशन ईरान ह्यूमन राइट्स, इंटरनेट फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी एक्ट पेश किया। बताते चलें कि रोसेन ने कहा है कि ईरान के लोगों को एक दबाने वाले शासन के तहत रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सेंसरशिप, इंटरनेट ब्लैकआउट का इस्तेमाल कर उनके प्रयासों को कमजोर किया है। ईरान का भविष्य उसके लोगों को बनाना चाहिए जो अपने अधिकारों और जानकारी तक मुफ्त पहुंच के हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर मैककॉर्मिक ने कहा है कि कानून आर्थिक, सैन्य और नैतिक रूप से दिवालिया शासन के खिलाफ ईरानी लोगों के साथ खड़े रहने की अमेरिका की कोशिशों पर आधारित है।
खबर अमेरिका से है, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर एक सनसनीखेज आतंकी साजिश ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक अदालत में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट के खिलाफ राजनीतिक हत्याओं की साजिश रचने के मामले में ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बताते चलें कि 47 साल के आसिफ मर्चेंट पर बेहद गंभीर आरोप। अभियोजन पक्ष का दावा है कि वो ईरानी सरकार के संपर्क में था और अप्रैल 2024 में खास तौर पर न्यूयॉर्क आया था ताकि अमेरिका में हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए हत्यारों की भर्ती कर सके। आरोपों की गंभीरता यहीं खत्म नहीं होती। अभियोजकों के अनुसार आसिफ मर्चेंट ने 2 लोगों को हत्या करने के लिए $5000 की अग्रिम रकम भी दे दी थी। जिन संभावित टारगेट्स की बात सामने आई है उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नाम भी शामिल बताया गया है। हालांकि आगे जांच में ये जो सच्चाई सामने आई है उसने पूरी साजिश की परतें खोल दी हैं। जिन 2 लोगों को आसिफ मर्चेंट ने सुपारी दी थी वे असल में FBI के अंडर कवर एजेंट निकले। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक हाई लेवल स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि आसिफ मर्चेंट ने अपनी साजिश को समझाने के लिए एक होटल के नैपकिन का सहारा लिया था। उसने नैपकिन पर अलग अलग वस्तुएं रखकर इमारतों, लोगों और भीड़ का प्रतीकात्मक नक्शा बनाया ताकि ये समझ सके या समझा सके कि हमला कहाँ, कैसे, किस समय, किस पर करना है। दरअसल इस पूरी योजना को 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिससे अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंचाई जा सके। हालांकि आसिफ मर्चेंट जब न्यूयॉर्क पहुंचा उसी दौरान एक शख्स ने अमेरिकी अधिकारियों को इस साजिश की जानकारी दे दी। ये व्यक्ति बाद में गोपनीय मुखबिर बना। उसके इनपुट पर FBI ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि अगर आतंकवाद और राजनीतिक हत्या की साजिश के इन आरोपों में आसिफ मर्चेंट दोषी पाया जाता तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी कानून में इस तरह के अपराधों को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सीधा हमला माना जाता है। और दूसरी ओर इस कहानी का दूसरा पहलू भी सामने रखा जा रहा है। आसिफ मर्चेंट ने खुद को पूरी तरीके से बेगुनाह बताया है। उसके वकीलों का दावा है कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसका परिवार ईरान और पाकिस्तान में रहता है और उसके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत नहीं है जो उसे सीधे तौर पर दोषी बता सकें या साबित कर सकें। इस पूरे मामले ने FBI के स्टिंग ऑपरेशन रणनीति पर भी एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि कई बार इस तरह के ऑपरेशंस फंसाने जैसे प्रतीत होते हैं, जहां मानसिक रूप से कमजोर या प्रभाव से आने वाले लोगों को ऐसे अपराधों के लिए उकसाया जाता है जिन्हें वो अकेले कभी अंजाम नहीं दे पाते। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम बताती हैं। उनका तर्क है कि अगर समय रहते ऐसे षड्यंत्रों को रोका ना जाए तो उसके नतीजे पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं। फिलहाल न्यूयॉर्क की अदालत में ये ट्रायल सिर्फ एक व्यक्ति की किस्मत तय नहीं करेगा। अगली खबर चीन से है, जहां चीनी सेना के भीतर चल रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम ने उसकी कमान व्यवस्था को झकझोर दिया है। देखिए, इस मुहिम का सीधा असर सेना की तैयारी, युद्ध क्षमता पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चल रहे तथाकथित शुद्धिकरण अभियान ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष ढांचे को भी झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार इस अभियान के चलते सेना के कई अहम और वरिष्ठ पद खाली हो गए हैं। इसकी वजह से कमांड स्ट्रक्चर में गंभीर कमियां उभर आई हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि जब तक इन पदों को नहीं भरा जाता तब तक PLA अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने की स्थिति में नहीं है। पिछले 1 साल के भीतर चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग से लेकर थिएटर कमांड, हथियार खरीद कार्यक्रमों और रक्षा अकादमियों तक जांच की आंच पहुंची है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जद में चीन के 2 सबसे वरिष्ठ जनरल भी आ चुके हैं। बताते चलें कि जनवरी में वरिष्ठ जनरल झांग योशिया पर जांच शुरू हुई। इससे पहले अक्टूबर में ही वेदोंग को उनके पद से हटाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 7 सदस्यीय सर्वोच्च सैन्य कमान में अब केवल 2 सक्रिय चेहरे बचे हैं। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हाल ही में प्रमोट हुए उपाध्यक्ष झांग शेंगमिन। IISS की रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि अगर नियुक्तियां रिश्तों और वफादारी के आधार पर होती रहीं या हुई थीं तो ये फिर हथियार प्रणालियों और सैनिकों के मनोबल में पहले से ही खामियां थीं। तो इस तरह से इस तरीके का शुद्धिकरण अभियान अल्पकालिक रूप से सेना की ताकत को कमजोर ही करेगा।
हालांकि रिपोर्ट ये भी मानती है कि असर स्थायी नहीं हो सकता और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आगे जारी रह सकती है। लेकिन इस बीच चीन की संसद यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चीन ने अपनी वार्षिक 2 सेशंस बैठक से ठीक पहले कम से कम 9 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को एनपीसी से हटा दिया। इन हटाए गए अधिकारियों में 5 फुल जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल शामिल हैं, जिनमें ग्राउंड फोर्स कमांडर ली कियाओमिंग, पूर्व नौसेना कमांडर शेन जिन लोंग और वायुसेना के राजनीतिक आयुक्त यू झोंगफू जैसे बड़े नाम हैं। हालांकि इन अधिकारियों को हटाने के पीछे की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह समझना जरूरी है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये संस्था कानून बनाती है, बजट पास करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों की पुष्टि करती है और यहाँ तक कि संवैधानिक संशोधन भी करती है। हर साल मार्च में बीजिंग में होने वाले इसकी बैठक को 2 सेशंस कहा जाता है। हालांकि इन अंदरूनी उथल पथल के बावजूद चीन का रक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2025 में एशिया के कुल सैन्य खर्च में चीन की हिस्सेदारी करीब 44% तक पहुंच चुकी थी। तो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर बात करें तो चीन ने 2025 में ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज की। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसका रुख पहले से ज्यादा आक्रामक हुआ। यानी एक तरफ सेना के भीतर भ्रष्टाचार, नेतृत्व संकट, दूसरी तरफ बाहरी मोर्चे पर ताकत का आक्रामक प्रदर्शन भी। यही विरोधाभास चीन की सैन्य रणनीति की आज के समय में सबसे बड़ी पहचान बनता जा रहा है। क्यूबा की सेना की ताजा कार्रवाई ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बुधवार को क्यूबा सैनिकों ने फ्लोरिडा रस्टर्ड स्पीड बोट पर गोलीबारी कर 4 लोगों को मार गिराया और 6 अन्य को घायल किया। यह स्पीड बोट क्यूबा के जल क्षेत्र में घुसी थी और इससे पहले क्यूबा सैनिकों पर गोलीबारी की थी। बता आपको ये दें कि रूबियो ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विशेष तौर पर मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका क्यूबा द्वारा दी गई जानकारी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं करेगा। यह घटना हर दिन होने वाली नहीं है। खुले समंदर में गोलीबारी असामान्य है। स्पीड बोट कायो 1.6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पकड़ी गई। घायल क्यूबाई अधिकारी के अलावा 4 संदिग्ध इसमें मारे भी गए हैं। व्हाइट हाउस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, कड़ी नजर रखी है। बताया है कि पूरी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेर ने तुरंत संघीय और राज्य अधिकारियों के साथ इसकी जांच भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यात्रियों के मारे जाने की घटनाएं दुर्लभ रही हैं। इन नवीनतम घटनाओं में अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। क्यूबा का फ्लोरिडा स्पीड बोट पर हमला, 4 की मौत। अमेरिका में हड़कंप किस प्रकार की मची, फ्लोरिडा रस्टर्ड स्पीड बोट क्यूबा का आक्रामक हमला किस प्रकार का रहा, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण खबर।